नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे आचार्य जो धनंजय है उनके द्वारा जो रूपक जो उसके आगे जो भेद जो किए गए हैं, जैसे रूपक है उसके आगे प्रकरण है या फिर जो संधि के अंग हैं, और उसके बाद 5 जो संधियाँ हैं और अर्थ प्रकृतियाँ, तो इन सभी को मुख्य संधि हो गई। तो इन सभी को जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन जो इसमें किए जाएंगे तो ये आपके एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो घंटे वाले कोन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट जो होती है वैकेंसी, उसके बारे में जो वीडियो बनाते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण सूचना रहेगी, ये जो राजस्थान में जो प्री टेस्ट जो होता है इसके नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले जो हम यहाँ पर रूपक नाटक का जो दूसरा वेद होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आचार्य जो धनंजय है, इनके अनुसार वस्तु, नेता और रस, इनके आधार पर एक दूसरे से भिन्न स्वरूप वाले 10 ही रूपक होते हैं। इसलिए कहा गया है 10 एव रस आश्रय, अर्थात रस पर आश्रित होने वाला रूपक 10 प्रकार का होता है। कि रस पर आश्रित होने वाला रूपक कितने प्रकार का होता है, तो ये 10 प्रकार का होता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। उसके बाद भाव यह है कि रूपक श्रृंगार आदि रसों पर आश्रित होता है और वे 10 प्रकार के हैं, अधिक नहीं। और उन 10 रूपकों के नाम इस प्रकार हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रूपक के कितने भेद होते हैं, तो रूपक के 10 भेद होते हैं। और रूपक के जो ये 10 भेद है कौन कौन से होते हैं? नाटकम, अतप्रकरणम, भाण, व्ययोग, समुकाडिम, इहा मृग अंक इति प्रहसनानी 10। तो यहाँ पर आप इसमें ये श्लोक दिए गए हैं, इसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। नाटकम, प्रकरणम, भाण, और उसके बाद प्रहसन, डिम, व्ययोग, समकार, विधि, अंक, तो इस प्रकार से। और ये जो है लास्ट का इहमृग। तो इस प्रकार से यहाँ से ये 10 जो नाटक के आधार रूपक जो है इसके प्रकार हैं, ये आप देख सकते हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्ययोग, समकार, विधि, अंक और इहमृग। तो इस प्रकार के यहाँ पर जाए रूपक के 10 प्रकार हैं। और ये रूपक के 10 भेद हैं। इसमें से 2 या 3 के कुछ लक्षणों का मिश्रण जिस रूपक में पाया जाता है वह रूपक का संकीर्ण भेद है। जैसे नाटिका। तो नाटिका आप ये देख सकते हैं क्या होती है, जिसमें 2 या 3 के कुछ लक्षणों का मिश्रण होता है, जिस रूपक में पाए जाते हैं तो वो उसे कहा जाता है संकीर्ण भेद। तो वह रूपक का संकीर्ण भेद होता है, जैसे नाटिका। यद्यपि नाटिका भी रस पर आश्रित होती है, तथापि यह रूपक का शुद्ध भेद नहीं है, अपितु क्या है, ये संकीर्ण भेद है। नाट्य एवं नृत्य में क्या भेद होता है? नाट्य रस पर आश्रित है, किंतु नृत्य भाव पर आश्रित होता है, अतः नाट्य से नृत्य भिन्न ही होता है। इस प्रकार डोंबी आदि नृत्य के साथ भेद, यद्यपि भाण नामक रूपक नाट्य के समान है, फिर भी ये सभी भाव के आश्रित रहने के कारण नाट्य से अलग है। अन्यद भावाश्रयम नृत्यम, कि नृत्य के स्वरूप के प्रसंग में यह भी ध्यान करने योग्य है कि नृत्य शब्द से अंगिक अभिनय की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, क्योंकि नृत्य शब्द नृत्य गातर विक्षेप धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अंगों को चलाना, और साथ ही नृत्य करने के लिए नर्तक शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रकार नृत्य नाटक आदि रूपकों से भिन्न है। संक्षेपतः जो आचार्य धनंजय एवं धनिक, इन्होंने नाट्य एवं नृत्य के निम्नलिखित 6 अंतर प्रस्तुत किए हैं। अब ये 6 अंतर कौन कौन से हैं?
ये आप देख सकते हैं। नाट्य में अवस्था की अनुकृति होती है, जबकि नृत्य में भाव की। नाट्य में वाक्यार्थ का अभिनय होता है, क्योंकि इसे रस के आश्रित कहा गया है। दूसरी ओर नृत्य में पदार्थों का अभिनय होता है। नाट्य में सात्विक अभिनय की भूलता होती है, किंतु नृत्य में आंगिक अभिनय की। नाट्य रस पर आश्रित होता है, किंतु नृत्य भाव पर आश्रित होता है। नाट्य में अभिनय के साथ साथ काव्य भी होता है, जो श्रव्य होता है, किंतु नृत्य केवल दर्शनीय होता है। और नाट्य के कलाकार को नट और नृत्य के कलाकार को नर्तक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लाइन रहेगी। नाट्य जो है, नाट्य के कलाकार को नट और नृत्य के कलाकार को नर्तक कहा जाता है। तो इस प्रकार से 6 अंतर यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद नृत्य और नृत्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि नाट्य शास्त्र के आचार्यों ने नाट्य में नृत्य और नृत्य दोनों को ही परम उपयोगी माना है। वे दोनों शब्दों की उत्पत्ति नृत्य धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है अंगों को संचालन करना। और यहाँ पर प्रसंग से नृत्य के स्वरूप का वर्णन करने के उपरांत आचार्य नृत्य के स्वरूप को इस प्रकार कहा गया है, नृत्यम ताल लय आश्रयम। अर्थात नृत्य क्या होता है, ताल और लय इस पर आश्रित होता है। नृत्य में कोई अभिनय नहीं होता और इसमें जो अंग विक्षेप होता है वह लोक श्रेणी के अनुसार होता है और यह ताल एवं लय से युक्त होकर किसी अभिनय की शोभा को बढ़ाने वाला होता है। नृत्य और नृत्य के भेद और प्रकार, ये जो 10 रूपकार है आचार्य जो धनंजय के द्वारा लिखा गया है 10 रूपक। इन्होंने नृत्य और नृत्य के दो प्रकार कहे हैं। अब ये दो प्रकार कौन से हैं, ये यहाँ पर श्लोक दिए गए हैं। अर्थात नृत्य और नृत्य मधुर और उदत भेद से दो प्रकार के होते हैं। जब ये दोनों सुकुमार होते हैं तो लस्य और उदत होते हैं, तो तांडव कहलाते हैं। और यदि ये दोनों नाटक आदि रूपों के उपकारक हुआ करते हैं तो भाव यह है कि कहीं कहीं नाटक आदि में अवान्तर पदार्थों के अभिनय के रूप में नृत्य का और शोभा बढ़ाने के लिए नृत्य का उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर रूपक जो है उसके भेदक तत्वों के बारे में बताया गया है कि सभी जो रूपक है ये अनुकरणात्मक है, अतः उनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। फिर उनमें से किस से भेद किए जाते हैं, शंका होने पर आचार्य धनंजय कहते हैं वस्तु नेता रस तेषाम भेद का है। अर्थात वस्तु, नायक और रस ये रूपकों के भेदक तत्व हैं। भाव यह है कि कथा वस्तु के भेद से, नायक के भेद से और रस के भेद से रूपकों में परस्पर भेद हो जाता है। तो रूपक जो है इनके उपरोक्त 3 भेदक तत्वों के संबंध में कहा गया है कि ये सभी अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के 6 तत्वों के समान हैं। अरस्तु ने इन तत्वों में कथा वस्तु को चरित्र, चित्रण शैली, विचार, अभिनेता और गीत का संग्रहण कहा है, जिनमें आचार्य धनंजय के द्वारा निर्दिष्ट वस्तु, नेता और रस नामक 3 तत्वों का समावेश हो जाता है। तो ये यहाँ पर रस ये बताए गए हैं, वस्तु, नेता तथा रस नामक 3 तत्वों का समावेश हो गया है। अब इनके बारे में आगे बताया गया है। वस्तु क्या है? वस्तु से अभिप्राय कथा वस्तु जो है उससे लिया गया है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का प्रतिपादन करती है, इसे ही वृत्तांत कहा जाता है। और वस्तु या फिर कथा वस्तु के भेद प्रभेद है। आचार्य जो धनंजय है इनके अनुसार वस्तु 2 प्रकार की होती है, आधिकारिक और प्रासंगिक। उसमें मुख्य कथ्य वस्तु को आधिकारिक और अंग रूप अमुख कथ्य वस्तु को प्रासंगिक कहा गया है। वस्तु चैद्विधा, वस्तु 2 प्रकार की है, तत्र आधिकारिकम मुख्य अंगम प्रासंगिकम विदु। भाव यह है कि जो मुख्य कथ्य वस्तु होती है वह आधिकारिक कहलाती है। जैसे रामायण में राम और सीता का वृत्तांत, तो ये किसका उदाहरण है? यह है आधिकारिक, कि जो मुख्य कथा वस्तु होती है वह आधिकारिक कहलाती है। जैसे रामायण में राम और सीता का वृत्तांत।
प्रासंगिक कथा वस्तु उसे कहा जाता है जो मुख्य कथा वस्तु की अंगरूप होती है, जैसे रामायण में ही विभीषण और सुग्रीव का वृत्तांत, अर्थात एक कथा जो है उसी के बीच में एक दूसरा कथा का होना। तो यह है प्रासंगिक कथा वस्तु। आधिकारिक वस्तु क्या है? अर्थात अधिकार का अर्थ है फल का स्वामी होना, और उस फल का स्वामी अधिकारी कहलाता है, और उस अधिकारी द्वारा किया हुआ या उससे संबंध काव्य में अभिव्याप्त इतिवृत्त अधिकारी कहलाता है। भाव यह कि फल के साथ साथ सब स्वामी भाव संबंध अधिकार कहलाता है, और फल का स्वामी अधिकारी उस अधिकारी अथवा अधिकारी के द्वारा किया गया फल प्राप्ति तक पहुंचने वाला जो वृत्त या कथा वस्तु है वही आधिकारिक वस्तु है। उसके बाद यहाँ पर प्रासंगिक के बारे में बताया गया है। प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थस्य प्रसंगते है कि दूसरे अर्थात मुख्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए होने वाली जिस कथा का प्रसंग से अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है तो वह प्रासंगिक वस्तु कहलाता है। इस प्रकार प्रासंगिक कथा वस्तु आधिकारिक फलों की कथा की फल सिद्धि में सहायक होती है, किंतु प्रसंग से इसका अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो जाया करता है। उदाहरण के लिए रामायण में राम की कथा मुख्य अधिकारिक है और उसका फल रावण वध और सीता की प्राप्ति है। रामायण जो है रामायण में क्या होता है? रावण का वध और जो सीता जो है रावण के द्वारा जो हरण कर ली गई थी तो उसका प्राप्ति। यहाँ पर सुग्रीव की कथा रावण वध और सीता की प्राप्ति रूप मुख्य फल की प्राप्ति में सहायक है। तो उनका सहयोग किसने किया था? सुग्रीव ने। तो सुग्रीव की कथा रावण वध और सीता की प्राप्ति का मुख्य फल की प्राप्ति में सहायक है, किंतु उस कथा का फल बालीवध और राज्य लाभ भी प्रसंग से सिद्ध हो जाता है, इसलिए सुग्रीव की कथा प्रासंगिक वस्तु है। अब जो यहाँ पर प्रासंगिक जो वस्तु है इसके भेद बताए गए हैं। आचार्य जो धनंजय इन्होंने आधिकारिक एवं प्रासंगिक नाम से कथा वस्तु के दो भेद कहे हैं। पुनः प्रासंगिक कथा वस्तु के भेद को आचार्य इस प्रकार कहते हैं। स अनुबंधम पताख्या आख्यम प्रकृचय प्रदेश वाक, अर्थात इनमें दूर तक चलने वाले प्रासंगिक वृत्त को पताका कहा जाता है। क्या पताका किसे कहा जाएगा? दूर तक चलने वाला प्रासंगिक वृत्त उसे कहा जाएगा पताका, और एक प्रदेश में सीमित रहने वाला वृत्त प्रकृति होता है। तो पताका प्रकृति क्या होते हैं आप ये इसमें इस लाइन में आपको पता लग जाएगा। जो कोई प्रकरण लंबा चलेगा प्रासंगिक, और जो कोई सीमित होगा तो वो प्रकृति है। अब इसमें बताया गया है पताका क्या होती है। ये सभी जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, इनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पताका प्रकृति कार्य, तो इनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो पताका है ये क्या होती है? जो प्रासंगिक कथा प्रधान कथा का दूर तक अनुवर्तन करती है जिसका अपना प्रयोजन भी होता है उसे कहा जाता है पताका। जैसे सुग्रीव आदि का वृत्तांत। जिस प्रकार पताका अर्थात ध्वजा नायक का प्रमुख चिन्ह होती है और उसका उपकार करती है, इसी प्रकार यह कथा वस्तु भी नायक का उपकार करती है, इसलिए इसे पताका कहा गया है। उसके बाद है नंबर 2 में यहाँ पर पताका का नायक। पताका नायक वह होता है जो अपने प्रयोजन की सिद्धि के साथ साथ प्रधान नायक के कार्य की सिद्धि में भी सहायक होता है। जैसे रामायण में सुग्रीव पताका नायक है जो बालीवध या राज्य प्राप्ति रूप अपने प्रयोजन की सिद्धि के रूप में राम की सहायता करता है, तो यह है पताका नायक। दूसरा है यहाँ पर प्रकृति, जो प्रासंगिक वृत्त थोड़ी दूर तक चलता है, या आप कह सकते हैं कि मुख्य कहानी में जो जिसके बारे में वर्णन थोड़ी देर के लिए होता है, कि जो प्रासंगिक वृत्त थोड़ी दूर तक चलता है वह प्रकृति कहलाता है। जैसे रामायण में श्रवण आदि का वृत्तांत है। प्रकृति का नायक अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि की अपेक्षा न करके निरपेक्ष भाव से प्रधान नायक का सहायक होता है।
रामायण में वर्णित जटायु प्रकृति नायक की श्रेणी में आता है। अब जो यहाँ पर पताका स्थानक क्या होता है, तो ये आप यहाँ पर अब इसमें देख सकते हैं। ये यहाँ पर इसका श्लोक है और नीचे इसकी व्याख्या है। अर्थात जो किसी अन्य वस्तु के कथन के द्वारा आगे आने वाली प्रस्तुत वस्तु की सूचना देता है वह पताका स्थानक कहलाता है। कि जो किसी अन्य वस्तु के कथन द्वारा आगे आने वाली प्रस्तुत वस्तु की सूचना देगा उसे कहा जाएगा पताका स्थानक। वह समान इतिवृत्त संविधान एवं समान विशेषण के भेद से दो प्रकार का होता है। भाव यह कि पराकर्णिक किंतु आगे आने वाले अर्थ का सूचक इतिवृत्त तो पताका के समान होता है, पताका स्थानक ये कहलाता है। और वह अन्योक्ति और समासोक्ति के भेद से दो प्रकार का होता है। तो अन्योक्ति और समासोक्ति के भेद से ये जो है दो प्रकार का होता है। यहाँ पर ये श्लोक के माध्यम से बताया गया है। और इस श्लोक में क्या कहा गया है कि हे कमल नयने, मेरे जाने का समय है, मैं जा रहा हूँ। सोती हुई तुमको प्रातः मुझे ही जगाना है। और इस प्रकार अस्ताचल के मस्तक पर अपनी किरणों को निविष्ट करने वाले यह सूर्य मानो कमलिनी को आश्वासन दे रहे हैं। या तो अस्मि पदम नयने समय ममेश सुप्तमय भवती प्रतिबोधनिया कि हे कमल नयने, मेरे जाने का समय है, मैं जा रहा हूँ। सोती हुई तुमको प्रातः मुझे ही जगाना है। इस प्रकार अस्ताचल के मस्तक पर अपनी किरणों को निविष्ट करने वाला यह सूर्य मानव कमलिनी को आश्वासन दे रहा है। और यह अन्योक्ति के भेद से पताका स्थानक का उदाहरण है। यह रत्नावली नाटिका में राजा उदयन की विदूषक के प्रति उक्ति है। इसमें सूर्य और कमलिनी के वृत्तांत के द्वारा राजा उदयन और रत्नावली के भावी मिलन की सूचना दी गई है। यहाँ सूर्य और कमलिनी का पुनः मिलन तथा उदयन और रत्नावली का मिलन ये समान घटनाएं हैं। और एक और यहाँ पर ये उदाहरण इसमें दिया गया है कि चटकती कलियों वाली नायिका पक्ष में उत्कट अभिलाषा वाली, पुष्पों से पक्ष में विरह से पांडुर वर्ण वाली, अभी अभी खिलती हुई, निरंतर वायु के संचार से अपना विस्तार करती हुई, अर्थात पक्ष में निरंतर श्वासों के निकलने से अपनी पीड़ा को प्रकट करती हुई, मदन नामक वृक्ष के आश्रित, पक्ष में काम भावना से युक्त दूसरी नारी जैसी इस उद्यानलता को देखता हुआ मैं आज अवश्य ही देवी वासुदत्ता के मुख को कोप से आरक्त कांति वाला कर दूंगा। और यह समासोक्ति अर्थात समान विशेषण के भेद से पताका स्थानक का दूसरा उदाहरण है। यह रत्नावली नाटिका में राजा उदयन की विदूषक के प्रति उक्ति है। इसमें समान विशेषणों के द्वारा रत्नावली संबंधी भावी कथ्य वस्तु की सूचना दी गई है। आगे चलकर जो रत्नावली और राजा के मिलन से देवी वासुदत्ता के क्रोध का वर्णन इसमें किया जाएगा, इसी को और यहाँ पर संकेत इसमें किया गया है। अब आगे जो इसमें आधिकारिक और प्रासंगिक जो कथा वस्तु है इसके उपभेद बताए गए हैं। 10 रूपकार जो आचार्य जो धनंजय है इन्होंने इस प्रकार की आधिकारिक कथा वस्तु और 2 प्रकार की प्रासंगिक कथा वस्तु के बारे में कहा है। अब पुनः इन 3 प्रकार की कथा वस्तु के 3 भेद आगे बतलाए गए हैं। तो ये श्लोक आप देख सकते हैं या फिर इसकी जो आगे व्याख्या इसमें की गई है कि वह आधिकारिक, पताका और प्रकरी भेद वाले 3 प्रकार की कथा वस्तु फिर प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र भेद से 3 प्रकार की होती है। इसमें इतिहास आदि से ली गई कथा वस्तु प्रख्यात, कवि और कल्पित उत्पाद्य तथा इन दोनों के मिश्रण से युक्त मिश्रण कहलाती है। ये सभी कथा वस्तुएं दिव्य भेद से भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण आदि का वृत्त दिव्य कथा वस्तु का उदाहरण है, जो दिव्य होकर भी अपने आप को मानव समझते हैं। वे श्री रामचंद्र आदि दिव्य के उदाहरण हैं। और मर्त्य कथा वस्तु का उदाहरण मृच्छकटिकम है, सुदर्भ के द्वारा जो रचित है मृच्छकटिकम।
और इस प्रकार कथा वस्तु के निम्नलिखित भेद आगे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चित्र जो है इसके माध्यम से दिखाया गया है। कथा वस्तु या फिर इतिवृत्त आधिकारिक प्रासंगिक है, इसके आगे 3 भेद हो जाते हैं। प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्रण, इसके आगे उदाहरण हैं। और ऐसे ही इसके पताका और प्रकृति, ये आगे इसके उदाहरण हो जाते हैं। तो ये चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद जो यहाँ पर कथा वस्तु का जो फल है बताया गया है। कथा वस्तु के भेद प्रभेद बतलाने के बाद आचार्य इसके फल को इस प्रकार से कहते हैं। कार्यम त्रिवर्गम, त्रिवर्ग यहाँ पर कौन कौन से बताए गए? धर्म, अर्थ और काम। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अर्थात कथा वस्तु का फल त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम होता है। और वह फल कभी तो शुद्ध होता है, अर्थात या तो शुद्ध रूप से धर्म के रूप में होता है या फिर अर्थ के रूप में होता है, अथवा काम के रूप में होता है। और कभी एक से अनुगत और कभी 2 से अनुगत होता है। इस प्रकार कथा वस्तु के निम्नलिखित 3 फल होते हैं, धर्म, अर्थ और काम। उसके बाद जो यहाँ पर आचार्य धनंजय है, इन्होंने कथा वस्तु के फल के रूप में मोक्ष को स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार मोक्ष कभी भी रूपक की कथा वस्तु का फल नहीं हो सकता। यह दूसरी बात है कि मोक्ष के अनुगत धर्म रूपक की कथा वस्तु का फल हो सकता है। इसी कारण शांत रस को रूपक में स्वीकार नहीं किया गया है। आचार्य जो भामा आदि प्राचीन आचार्य और विश्वनाथ इत्यादि अर्वाचीन आचार्यों ने चतुर्वर्ग प्राप्ति को काव्य का फल स्वीकार किया है। उनके मत के अनुसार मोक्ष भी कथा वस्तु का फल हो सकता है। अब कथा वस्तु की फल प्राप्ति के साधन यहाँ पर बताए गए हैं। आचार्य जो धनंजय, इन्होंने कथा वस्तु के धर्म, अर्थ और काम ये 3 फल माने हैं। जब इन फलों को किन साधनों से प्राप्त किया जा सकता है, इस विषय को कहा गया है। तो आगे जो है ये यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य लक्षण अर्थ प्रकृति पंचता एतः प्रकृतितः, अर्थात बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य, ये 5 कथा वस्तु के साधन हैं और इन सभी को अर्थ प्रकृतियाँ कहा गया है। तो अब जब हम यहाँ पर अर्थ प्रकृतियाँ जो है इनके बारे में करेंगे। अर्थम फलम तस्य प्रकृति उपाय फल हेतु। आचार्य जो अभिनव गुप्त है, इनकी इस व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ शब्द फल का वाचक है और प्रकृति शब्द हेतु या कारण का बोधक है। इस प्रकार फल की सिद्धि के उपाय ही अर्थ प्रकृतियाँ कहलाती हैं। और ये बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य रूप में 5 प्रकार की होती है। तो अब इनके बारे में बताया गया कि बीज क्या होता है। आचार्य धनंजय ने रूपक की कथा वस्तु की फल प्राप्ति के 5 साधन कहे हैं। इनमें से जो पहला साधन है इसका नाम है बीज। स्वल्पदेशतु तद हेतुर्बीजम विस्तीर्ण एकतः, अर्थात कथा वस्तु के उस फल का निमित्त बीज होता है जिसका आरंभ में सूक्ष्म रूप में संकेत किया जाता है और आगे चलकर उस बीज का अनेक प्रकार से विस्तार होता है। कि कथा वस्तु के उस फल का नाम का निमित्त बीज होता है, कथा वस्तु के उस फल का निमित्त बीज होता है जिसका आरंभ में सूक्ष्म रूप में संकेत किया जाता है और आगे चलकर उस बीज का अनेक प्रकार से विस्तार हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण ये दिए गए है रत्नावली नाटिका का। रत्नावली नाटिका में वत्सराज उद्यान का रत्नावली फल है और उसका हेतु भाग्य की अनुकूलता से युक्त योगेंद्रायण का उद्योग है। इसे नाटिका के प्रारंभ विस्कंबक में बीज रूप में रखा गया है और योगेंद्रायण के इस कथन कह संदेह है दीपाद अनस्मादापि मध्यादपि इत्यादि से प्रारंभे अस्मिन स्वामिन वृद्धि हेतु तक में बीज का निर्देश किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर वेणुसंहार नाटक के प्रथम अंक में भोंती मई जीविथी धृतराष्ट्र से लेकर मंथायतः में बीज का निर्देश किया गया है और यहाँ पर द्रौपदी का केश समयन फल है और उसका हेतु भीम के क्रोध से परिपुष्ट युधिष्ठिर का उत्साह, इसे ही बीज कहा गया है। आगे बिंदु जो है इसके बारे में बताया गया है। कथा वस्तु की फल प्राप्ति के 5 साधनों में द्वितीय साधन है बिंदु। इसी को आचार्य ने अवान्तर बीज की संज्ञा दी है और इसका लक्षण ये बताया गया है कि अवान्तर अर्थ विच्छेद बिंदु छेद कारण कि अवान्तर प्रयोजन के समाप्त हो जाने पर
कथा वस्तु के मुख्य प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त हो जाने पर जो उसके अवच्छेद का कारण होता है वह बिंदु कहलाता है। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से इसके बारे में बताया गया है। उदाहरण के लिए कामदेव की पूजा एक अवान्तर कार्य है और उसकी समाप्ति पर कथा के मुख्य प्रयोजन उदयन रत्नावली मिलन का विच्छेद होने लगता है, तब उसके बाद होने वाले कार्य का हेतु मागधों की उदयन उदरित अविकसित इत्यादि युक्ति इस प्रकार की यहाँ पर आई है। इसको सुनकर सागरिका कह उठती है। कम ऐसा से ये यहाँ पर उक्ति है कि कथम ऐसा से उदयन इंद्रो यस्य अहम तातेन दत्तः इत्यादि। इस प्रकार 10 रूपा की दृष्टि से सागरिका के हृदय में औत्सुक्य या अनुराग की प्राप्ति ही अवान्तर बीज अर्थात बिंदु नामक अर्थ प्रकृति है और इसके आगे कथा वस्तु अवश्य रूप से चलती रहती है। जिस प्रकार जल में तेल की बूंद फैल जाती है उसी प्रकार यह नाट्य में फैला होता है। आगे जहाँ पर बीज और बिंदु जा इसके बारे में बताया गया है। 10 रूपकार ने बीज और बिंदु इन दो अर्थ प्रकृतियों के उदाहरण सहित परिभाषित किए हैं और इन दोनों दोनों अर्थ प्रकृतियां परस्पर कुछ समानता और कुछ विषमता लिए हुए हैं। तो यहाँ पर समानता और विषमता जो इसके बारे में बताया गया है। समानता दोनों कथा वस्तु की फल प्राप्ति के साधन है और दोनों अर्थ प्रकृतियां फल प्राप्ति में विद्यमान रहती हैं। उसके बाद विषमता है, संक्षेप में निर्दिष्ट मुख्य फल का हेतु बीज कहलाता है और दूसरी ओर मुख्य फल का अनुसंधान करना बिंदु। बीज का तो मुख्य संधि में आरंभ में निर्देश कर दिया जाता है, किंतु बिंदु का निर्देश बाद में होता है। उसके बाद यहाँ पर श अनुबंधम पताका क्षम पताका इसके बारे में बताया गया है कि अर्थात दूर तक चलने वाली प्रासंगिक कथा वस्तु पताका कहलाती है। भाव है कि जो प्रासंगिक कथा प्रधान कथा का दूर तक अनुवर्तन करती है उसका अपना प्रयोजन भी होता है और यह पताका अर्थ प्रकृति कहलाती है, जैसे रामायण में सुग्रीव आदि का वृत्तांत। उसके बाद यहाँ पर यह प्रक्रिया के बारे में बताया गया। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि जो प्रासंगिक कथा वस्तु दूर तक चलती है और वह प्रक्रिया कहलाती है, जैसे रामायण में श्रवण आदि का वृत्तांत। और उसके बाद जो है यहाँ पर कार्य जो है इसके बारे में बताया गया है। फल की इच्छा वाले व्यक्ति के द्वारा आरंभ किए गए कार्य को कार्य कहते हैं कि फल की इच्छा वाले व्यक्ति के द्वारा आरंभ किए गए कार्य को कार्य कहते हैं। भाव यह है कि फल के अधिकारी व्यक्ति का व्यापार ही कार्य नामक अर्थ प्रकृति है और यह कार्य नायक व्यापार आरंभ से लेकर फल प्राप्ति तक चलता है। इस प्रकार यहाँ कार्य शब्द का फल के अर्थ में प्रयोग किया गया है और उपरोक्त 5 अर्थ प्रकृतियों में बीज बिंदु और ये कार्य ये तीनों आवश्यक मानी गई हैं। इससे अभिप्राय है कि सभी रूपकों में पताका और प्रक्रिया का होना अनिवार्य नहीं है। इसका कारण है कि यहाँ पर प्रधान नायक को सहायक की आवश्यकता नहीं होती और वह पताका और प्रक्रिया भी नहीं होते हैं। तो ये जो यहाँ पर अर्थ जो प्रकृति थी और इसके बाद जो हम यहाँ पर कार्य की जो अवस्थाएं हैं आरंभ यत्न प्राप्ति असन्य ताप्ति फलागम और उसके बाद 5 संधियाँ हैं और आगे जो संधि के भेद हैं जैसे मुख संधि हो गए और आगे जो आक्षेप इनके भेद हैं, प्रतिमुख संधि है। तो आगे जब हम इनके बारे में करेंगे तो वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यह जो है यहाँ पर आज के जो है इसमें महत्वपूर्ण अर्थ प्रकृतियाँ जो है इससे संबंधित क्वेश्चन था। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।